आपको राइट टू रिजेक्शन, जो कि हमारे मतलब जन प्रतिनिधित्व कानून में नहीं है, न संविधान में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में नहीं है, और वो राइट आपको मिल गया नोटा के नाम से। ये तुमने कैसे दिया? तुमने संसद के भी ऊपर हो गए, संविधान के भी ऊपर हो गए, तुम गॉड हो गए। गॉड के बाद दूसरा नंबर हमारे देश के जजों का हो गया। ये क्या हाल है भाई? तुम संविधान के क्रिएशन हो, यू आर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट ट्रेवल बियॉन्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा बाप नहीं हो सकता है, बाप से ही बेटा पैदा होगा, संविधान से आपकी एग्जिस्टेंस है। अगर ये संविधान नहीं होता तो न तो संसद होती, न सुप्रीम कोर्ट होता, न हाई कोर्ट। दे आर ऑल क्रिएशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान हमने बनाया, हमने ये नाम दिए, हमने पावर दी। आज इन्होंने जनता को भी भाड़ में डाल दिया, संविधान को भी भाड़ में डाल दिया, और खुद ही सर्वोपरि हो गए। अंग्रेज़ों के ज़माने में डीएम या राजा राजाओं के ज़माने में होता था, डीएम भी वही, डीसी भी, डिप्टी कलेक्टर भी वही, डिप्टी कमिश्नर भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही हाल कर दिया। तो संविधान में क्यों लिखा सेपरेशन ऑफ पावर? कितनी कुर्बानी हुई सारी दुनिया में, विश्व में सेपरेशन ऑफ पावर को, इन्होंने उसको सत्यानाश कर दिया। तो आप जनता को रिफ़र करते, कैसे कर दिया आपने? आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जब ये लिबरलाइजेशन हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्होंने रौंद के रख दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स माने नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें कि हमने एक परिकल्पना की हम कैसा भारत बनाएंगे। लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, लिविंग वेज मिलेगा, एजुकेशन फ्री मिलेगा, ये दारूबाजी ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, पंचायत और एग्रीकल्चर का प्रमोशन किया जाएगा, हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं होगा, है हर एक बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वो अलाउंस मिलेगा, बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को, गरीब लोगों को इनको इंश्योरेंस मिलेगा, मेडिकल फ्री होगा, सब दुनिया भर की चीज़ें थी, वो सब धरा रह गया। बल्कि पब्लिक सेक्टर बिक गए सारे के सारे, अरबों रुपया ख़त्म कर दिया। तो मेरा कहने मतलब है कि आप पुर्तगाल के एक छोटे से देश ने, हमारे एक राज्य से भी छोटा देश है, उन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जब उन पर ये बंदिशें यूरोपियन यूनियन ने लगाई थी कि हम आपको एड देंगे, हम आपको मदद करेंगे, जब पुर्तगाल का दिवाला निकल रहा था, पर आप सारी नौकरियां, इतनी नौकरियां ख़त्म करो, ये वेलफेयर पर लोगों के जो फ्री में आप असिस्टेंस देते हो, सब्सिडी देते हो, ये सब ख़त्म करो, फलाना करो। तो उस समय जब उन्होंने बजट बनाया तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वो बजट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट हाथ में हाथ धरे बैठे हुए, खाली AC तोड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। क्यों भाई? ये तो मूल, ये तो आपने कहा बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो ये ना संसद ने देखा, ना हमारे देश की जुडिशरी ने देखा कि भाई इस पार्ट 4 का, पार्ट खंड 3 का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसका सत्यानाश हो रहा है। क्यों नहीं रोका उसको उस समय? वो कुछ नहीं, सोशलिज्म भी गया, सोशलिज्म भी गया। तो उस अमेंडमेंट क्यों किया प्रीएम्बल को? जब सोशलिस्ट सेक्युलर बनाया तो सोशलिस्ट भी गया। और ये उल्टा जो वेलफेयर स्टेट बनाने का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक प्राविधान था, वो अमेरिका और यूरोप के दबाव में आकर वो भी गया। तो आप देख क्या रहे हो? मैंने किस चीज़ के लिए बनाया हमने आपको? केवल भ्रष्टाचार, जनता को तबाह करने के लिए? मनमोहन सिंह को कैसे आपने राज्यसभा में राष्ट्रपति, हाउ हैव यू इंटरप्रिटेड मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर? मनमोहन सिंह 10 साल राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री। पहले हम इसीलिए हमने कहा एक MP प्रधानमंत्री हो गया 10 लाख का, एक MP है, एक MP मंत्री हो गया, एक MP स्टेट मिनिस्टर हो गया, 10 लाख को रिप्रेजेंट करने वाला। इसीलिए हमने अपने नए संविधान में लिखा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चुनाव, वो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, वो है लोगों का, जिसको कहते हैं कि साझेदारी की सरकार, जिसमें लोगों को लगेगा कि हमारी सरकार है। पूरे देश की जो हमारा कल्चरल सांस्कृतिक अनेकता में एकता की जो भावना, उसको जो मूर्त रूप देगा वो ये है। इसी तरह से हर राज्य का, हर स्टेट का, हर प्रांत का मुख्य और उप मुख्यमंत्री वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाए, तब होगी रियल डेमोक्रेसी, सुराज, सुशासन, लोकराज। मैंने आज आपने मनमोहन सिंह, हम भारत विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कह रहे हैं, इस भारत को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भी, उसका प्रधानमंत्री चोर दरवाजे से। मैंने मिनिस्टर इंक्लूड्स, उसमें यह है, संविधान में ये प्राविधान है कि कोई भी मंत्री जो कि संसद सदस्य नहीं है, यानी
राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, उसको 6 महीने के अंदर इनका सदस्य किसी एक का सदस्य होना है। तो उसमें मिनिस्टर, ओनली मिनिस्टर हैज़ टू बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड्स मिनिस्टर्स। विश्व के अंतर्गत भारत है, भारत के अंतर्गत विश्व नहीं है। ये क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पटना के अंतर्गत बिहार है, बिहार के अंतर्गत भारत है। मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है भारत के अंतर्गत विश्व है। नो, मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर। अन्यथा उनको लिखना चाहिए था संविधान बनाते समय कि पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा और दूसरे प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। उन्होंने क्यों नहीं लिखी ये बात? मिनिस्टर क्यों लिखा? तो बड़ी चीज़ के अंतर्गत छोटी चीज़ है, ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सब हैं, छोटी चीज़ के अंतर्गत बड़ी चीज़ नहीं आ सकती है। तो मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, चोर दरवाजे से 10 साल। जबकि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। लोकसभा ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, संसद नहीं। राज्यसभा का उसमें कोई हाथ नहीं है। तो राज्यसभा का मेंबर तो प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। आप ये देखिए, जिस समय CB गुप्ता, बहुत पहले की बात, सन 60, 61, 62 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको उस समय के लॉ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अली जहीर साहब थे। उन्होंने कहा नहीं, आप विधान परिषद से नहीं बन सकते। राज्य कैसी परंपराएं थी। आज राष्ट्रपति 10 साल के बाद क्यों नहीं बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते तो हो सकते थे, लेकिन 10 साल में, वो तो महान लोग थे, ऋषि थे, उन्होंने छोड़ दिया। पर कहीं संविधान में नहीं लिखा कि 10 साल 2 ही बार होंगे राष्ट्रपति। लेकिन ये ट्रेडिशन है हमारे देश का, एक परंपरा है, बहुत महान परंपरा है। मनमोहन सिंह के टाइम पर ये परंपराएं भी कांग्रेस ने खत्म कर दी। इतनी महान परंपरा है। आप ये बताएं, CB गुप्ता जी जब उस समय थे तो उन्होंने कहा भाई आप विधान परिषद से नहीं, MLC बन के नहीं आ सकते हैं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जब उनको ये डर था कि लखनऊ से नहीं जीतेंगे तो वो कुमाऊं में आए थे, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में, जहाँ की सल्ट एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ आए थे उस समय। वहाँ से 2 बार वो चुनाव लड़े, केवल इसी वजह से, क्योंकि हो नहीं सकता है। लेकिन हमारे इसका दूसरा मतलब समझ रहे हैं कि उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, जहाँ की विधान परिषद नहीं है। वो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, विधान परिषद नहीं। तो जहाँ विधान परिषद नहीं है, छोटे छोटे राज्य, वहाँ का मुख्यमंत्री तो विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, और बाकी उत्तर प्रदेश 20 करोड़, बिहार 16 करोड़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु या बंगाल कोई 8 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई वहाँ के मुख्यमंत्री सीधे चोर दरवाजे से विधान परिषद से आ जाएंगे। यही स्थिति हुई मनमोहन सिंह के। मनमोहन सिंह का आने का मतलब यही चोर दरवाजे से। और ये 10 साल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रही इस देश में, पूरी तरह से असंवैधानिक सरकार। तो ये संविधान है कहाँ? इस संविधान को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संविधान केवल मुखौटा बन गया है, रहा ही नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, निर्भया के केस में उस सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी कि संविधान को बिना बदले हुए, जिसमें लिखा हुआ था हमारे मूल अधिकार में, माने धारा 20 में, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 में, जो मूल अधिकारों में भाग 3 में है, उसमें लिखा हुआ कि जो कोई भी आदमी अपराध करेगा तो उसको सज़ा वही मिलेगी जो कि उस कानून में निर्धारित थी, जो उस समय कानून था। इन्होंने क्या गलती की? संविधान को तो वैसे ही रहने दिया और यहाँ फांसी की सज़ा कर दी। तो जब वो निर्भया के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उस समय फांसी की सज़ा थी नहीं, यहाँ कानून बना दिया और संविधान को वो नहीं किया। उसमें मैंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट को लिखा था। बहुत 2 नवंबर को मेरी किताब का जब अनावरण हुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में, उस समय मैंने ये बात उठाई थी और आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट वापस लिया था जनवरी 2015 में। आपने संविधान, यही गलती इस सरकार ने की, सीख नहीं रहे कोई भी। इन्होंने क्या गलती की कि हमारे यहाँ इसमें एक प्रोसीजर है जजेस के अपॉइंटमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के धारा 124 जिसको कहते हैं, और 217 में हाई कोर्ट का। तो उसमें लिखा हुआ किस तरह से जजेस अपॉइंट होंगे। इन्होंने क्या किया कि उसको बिना अमेंड किए हुए, क्योंकि डर था हमारे देश में, राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन, जजेस, इनसे संबंधित अगर कोई भी आप अमेंडमेंट संशोधन करना चाहते हैं तो 50%, आधी विधानसभाओं की सहमति जरूरी।
इस सरकार के पास इतनी आधी विधानसभाएं थी नहीं। इन्होंने क्या किया कि संविधान का उल्लंघन ही कर दिया, सीधे कानून बना दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में दूसरी बात लिखी हुई है, वो संशोधन हुआ नहीं, आपने कानून बना दिया। कानून बेटा बाप नहीं हो सकता है। अगर कानून में कुछ लिखा और संविधान में कोई दूसरी बात लिखी है तो संविधान चलेगा, आपका कानून नहीं चलेगा। चाहे वो संसद ने पास किया, चाहे किसी गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड साहब ने पास किया, नहीं, संविधान सर्वोपरि है। संविधान के ऊपर जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। ये तो जनता को रिफर करो। जनता के बाद है संविधान, संविधान के बाद है संसद, संसद के बाद है सुप्रीम कोर्ट। जजों को, जुडिशरी का, हाई कोर्ट, इनकी ड्यूटी है कानून और संविधान का इंटरप्रेट करना। दे कांट ऑर्डर द संसद, पार्लियामेंट और असेंबली। ये इनको केवल न्याय देना है, इनको केवल इंटरप्रेट करना है, और अपने जो जजमेंट है उनकी हुक्मदिली कोई करे तो उनके खिलाफ एक्शन लेना है ताकि जनता को न्याय मिले। ये ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। संसद और विधानसभाएं अपने मामले में स्वतः सेल्फ ऑथोरिटी हैं, स्वयं ही ऑथोरिटी हैं, स्वयं इंडिपेंडेंट ऑथोरिटीज़ हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। केवल अगर वो गलत करते हैं तो जुडिशरी को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को केवल व्याख्या करनी है कि सही अर्थ संविधान का या कानून का क्या है। आप संविधान में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। कानून का तो कुछ भी अर्थ निकाल लो या कर लो, संविधान में आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? आप संविधान के क्रिएशन हो, यू आर द सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति ने जब पार्डन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि साहब नहीं, बहुत देर हो गया ना, दे कांट डू इट, दे कांट डू इट। उन्होंने तो ख़त्म कर दिया संविधान। ये दिस ऑल्सो शुड हैव बिन रिफर टू द पीपल फॉर वोटिंग। उस पर मैं बाद में बात करूँगा जब जुडिशरी के उसमें आऊँ। तो इनके पास 50% नहीं है, इसलिए इन्होंने उस कानून को बना दिया। इसीलिए आज मौज हो गई, जुडिशरी की भी मौज है और नेताओं की भी। नेता सब जय हो करने पर है। जय हो जुडिशरी की, जब जीतते हैं तो जय हो जुडिशरी, हारते हैं तब नहीं करता कोई। जय हो करते हैं जुडिशरी को मौज आ रही है सुनने में, जय हो। ये मुझे स्लम डॉग पिक्चर आई थी, उस समय अमिताभ बच्चन ने कहा था जय हो क्यों कर रहे हो। तुमको ऑस्कर मिल गया क्योंकि उसका डायरेक्टर विदेशी था, अन्यथा ऑस्कर मिलने का सवाल ही नहीं था। वो विदेशी, उसने ये दिखाया किस तरह से इस देश की जनता को गंदगी खाते हुए दिखाया। उसने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को उनकी औकात दिखाई, भारत के लोगों को औकात दिखाई, तुम क्या हो, हमको विस्टा खाते हुए दिखाया, और उसको ऑस्कर मिल गया। मिलना ही था। विदेशी तो चाहते हैं, आज भी विदेशों में हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, यहाँ कुछ पाले गए हैं लोग जिनका काम ही है भारत के खिलाफ प्रचार करना, भारत की ऐसी तैसी करना। वो अंग्रेज़ों के द्वारा पेड है, वो अमेरिका के द्वारा पेड है, वो कभी नहीं चाहते। नहीं तो यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं बनाते हमको, सिक्योरिटी काउंसिल का। ये खाली जवानी जमा खर्च है, लिप सिंपैथी है। कभी नहीं चाहते भारत बढ़े, कभी नहीं चाहते। इनको हमसे ईर्ष्या है आर्य होने की, ये कभी नहीं चाहेंगे। आज भारत को बदनाम करने का कुछ हमारे भारत के लोग जो विदेशों में हैं वो ही हैं। ये हम खुद कर रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान नहीं कर रहा है, न कोई आतंकवादी कर रहा है। सबसे बड़े आतंकवादी हम ही लोग हैं। ये जय हो जय, अमिताभ बच्चन ने कहा भी, उस बेचारे को बिग बी कहते हैं, महानायक, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। ये है देश का हाल, और इस देश की जनता को अपने कर्मों का फल भोगना पड़े। क्यों? जब तुम जातिवाद और उसके ऐसे लोगों को चुनोगे, वहाँ महाराष्ट्र में, हरियाणा में भ्रष्टों का स्वागत, भ्रष्टों के खिलाफ सब प्रदर्शन। क्यों? वहाँ भ्रष्ट को जेल हो गई तो कह प्रदर्शन करने जनता आ गई। महाक्रिमिनल, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे उनका कितना बड़ा क्रिमिनलों का स्वागत होता है। बड़े बड़े क्रिमिनल जिनका सारा 12-12 साल तक FIR फाइल नहीं, 12-12 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं, पुलिस जैसा चाहे वैसा रिपोर्ट बना रही। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, वो राधे माँ हुआ, सलमान खान हुआ, क्या हुआ पुलिस ने? कुछ नहीं, कोई एक्शन ही नहीं, न्याय हो ही नहीं रहा है। गरीब लोगों को फंसाओ, उनको मारो जितना चाहे, पुलिस उनको लूटे, 4 डंडे मारे, जेल डाल दे, कोई पूछने वाला नहीं, उनके पास पैसा है नहीं, सड़ते हैं बेचारे, कोई बेल भी लेने वाला नहीं। इनको न तो कोई फांसी होती है, न कोई जेल होता है। ये रिफॉर्मिस्ट जुडिशरी इस देश को रिफॉर्म कर देगी। अगर देश की जनता जागेगी नहीं तो मर जाएगी देश की जनता। रिजर्वेशन नहीं हो सकता है,
उस पर मैं अलग से आपसे बात करूंगा, रिजर्वेशन पर कम से कम 1 घंटे होगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कभी मैं उस पर बात करूंगा, वो अलग से 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है, उसमें 2 अलग अलग खंडों में मुझे कहना पड़ेगा। रिजर्वेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बर्थ स्टेटस, रिजर्वेशन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कैसे बन गया? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कोटा सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट तो स्टेट है ही नहीं। हमारे देश के संविधान का जो भाग 3 है उसका प्रारंभ आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से होता है, पार्ट 3, जिसमें मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। उसकी शुरुआत होती है पार्ट 3 की संविधान की आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा की गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसमें संसद है, भारत सरकार है, स्टेट की गवर्नमेंट है और स्टेट की विधानसभा है, दूसरी लोकल अथॉरिटीज़, अन्य अथॉरिटीज़ हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा कैसे बनाया रिजर्वेशन के लिए? वो कर ही नहीं सकते हैं, दे आर नॉट स्टेट। उनको बल्कि ये देखना है कि स्टेट यानी राज्य जो है, माने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो संविधान के अनुसार जहाँ उनकी ड्यूटियाँ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो काम करना चाहे वो कर रहे हैं कि नहीं, और गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोकें, और जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निर्देश दें कि संविधान ये कहता है। और वो खुद ही बन गए, खुद ही डीएम, खुद ही। अब सवाल यह कि आप खुद ही डीएम बन गए, खुद ही डिप्टी कलेक्टर बन गए, खुद ही डिप्टी कमिश्नर बन गए, खुद ही कमिश्नर बन गए, डिप्टी कमिश्नर, अंग्रेज़ों राजाओं की, तो चैलेंज कौन करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चैलेंज कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट फ्रेम द कोटा सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। और दूसरी बात, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, only on the basis of caste, creed, religion, there can't be reservation in this country under the constitution. You have to prove something more than that. Only on that basis, no reservation. On the basis of sex, हमने सेक्स लिखा संविधान, इसीलिए तो देश में केवल सेक्स, पोर्न, होमो, सेक्सुअल, सेक्सुअलिटी, इसी की बात होती है। होना चाहिए था जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, स्टेटस, बर्थ, इसके आधार पर ओनली ऑन दोज बेसिस देयर कांट बी रिजर्वेशन। यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव मच समथिंग बियॉन्ड दिस दैट गिव्स यू ए राइट टू आस्क फॉर रिजर्वेशन। तो मेरे यही मतलब एक विचित्र सी बात, एक आदमी के लिए कानून कैसे बना? हमारे यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 भाग 3 संविधान का 14, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, और वो ऐसा आर्टिकल है सब लोग कानून के सामने समान हैं बस, और उसका कोई अपवाद नहीं, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। दूसरे फंडामेंटल राइट्स में तो बहुत एक्सेप्शन है, ख़ासतौर से 19 में तो बहुत हैं, 16 में भी बहुत हैं, लेकिन 14 में कोई एक्सेप्शन नहीं। 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी माने नौकरी, सरकारी नौकरियों के लिए सबको समानता उसमें। और एक है 19 बोलने की, जो आप यूनियन बनाने की, बोलने की, एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, असेंबली करने की, यूनियन बनाने की, इकट्ठा मीटिंग करने की, वो उसमें भी कई अपवाद हैं, कई एक्सेप्शंस हैं, कई बंदिशें हैं, लेकिन आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ में कोई बंदिशें नहीं। फिर आपने एक मिश्रा जी हैं कोई, उनके लिए कैसे बना दिया? क्योंकि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के खास आदमी थे, कैसे उनके लिए लॉ बन गया, संशोधन हो गया। चेयरमैन टेलीकॉम आयोग के हैं शायद, मुझे ठीक पता नहीं, पर शायद ऐसा है। तो कैसे कर दिया आपने? एक आदमी के लिए कैसे बन गया? कानून बनेगा सबके लिए, वो जनरल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक ही कानून, कोई भेद नहीं होगा, पर एक आदमी के लिए कैसे बन गया? इसी तरह से मैंने जो अभी इससे पहले बात की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर 368 1971 में हुआ था ये संशोधन। कैसे किया आपने? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, माने संविधान सभा के अधिकार कैसे ले ले भाई संसद ने, बिना जनता को रिफर किए? अरे जनता है संविधान सभा, तुम नहीं हो कोई भी, जनता तय करेगी। तुमने संविधान सभा ले ली, एक पूरा चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कर दिया, प्रिएम्बल बदल दिया, तो साफ था। और संविधान सभा का ही नहीं लिया, उसमें लिख दिया कि संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, और वो पावर बाद में 1977 में उसमें 2 क्लॉज और ऐड कर दी कि ये पावर अनलिमिटेड होगी,
संशोधन की पावर, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कैसा उल्लंघन है, कैसी जुडिशरी है। सन 77 में जो ऐड हुआ कि संसद की ये संशोधन करने की पावर असीमित होगी और उसको कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसको तो क्योंकि वो कोर्ट के ऊपर उंगली उठ रही थी, उनको अपनी पावर जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो उसको तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया, कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कितनी गलत बात थी। जब तक 368 की पहली धारा 1 क्लॉज 1 है, जिसमें कि संसद को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात कही गई है, जिसमें संसद ने अपने को संविधान सभा की शक्तियां ली हुई है इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जब तक वो पावर है तब तक आप संविधान के किसी भी धारा को गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं कह सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो संविधान सभा है तो संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। जब वो संविधान सभा ही बन गई, क्या आप इस संविधान को सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी कह सकता है कि ये गलत बना हुआ संविधान? एक आदमी ने 370 को चैलेंज किया था, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? हम पूछना चाहते हैं जिसने 370 को चैलेंज किया था, जिस वकील ने, उसको उस खिलाफ क्या एक्शन हुआ? हाउ कैन यू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आप सुप्रीम कोर्ट कह सकती है संविधान गलत है? इसकी ये नो, क्योंकि संविधान जनता ने बनाया और उसके क्रिएशन है, उनकी उत्पत्ति इस संविधान से हुई है। तो जब तक वो क्लॉज है कि संसद संविधान सभा रहेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी रहेगी, तो वो कोई भी संशोधन कर सकती है संविधान। आपको पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए था, जो पावर उन्होंने ज़बरदस्ती ले ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा, इसको पहले आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो मोटो रेफरेंस यह कहना था जनता के पास जाओ, पब्लिक वोटिंग होगी, जनता कहेगी तो तब, अन्यथा नहीं। और आपने इसके रहते हुए, और वो 2 धाराएं जो बाद में सन 77 में जोड़ी गई थी कि ये पावर असीमित होगी और ये इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको गैर कानूनी, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। कैसे? जब तक वो पावर आपने संसद को भी चुनौती दे दी, आपने जनता को भी चुनौती दे रहे हो, आप भगवान के बाद अपने को समझ रहे हो। कैसी न्याय व्यवस्था है, कैसा संविधान, कैसे चले गए देश? फुल चैप्टर 368 और प्रीएम्बल, ये सब, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलना, ये सब डिक्टेटर होने के लिए पूरी तैयारी थी, पूरी तैयारी। ये आदमी की कीमत हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने राजबाला के केस में 5 लाख रुपए लगाई, जबकि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान संसद ने 500 रुपये लगाए। आप ज़रा कल्पना करिए कि कोई हादसा हो जाए, एटॉमिक डिसास्टर हो जाए, या कोई इस तरह का डिसास्टर हो जाए जो सरकार ने किसी भी वजह से, ख़ासतौर से एटॉमिक ही, इस तरह के 500 रुपये मिलेगा कंपनसेशन, मुआवजा। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने, जब वो रामदेव के मामले में राजबाला का केस हुआ था, बेचारी मारी गई और दिल्ली पुलिस की गोली से उसका, रामदेव जी ने उस पर कम से कम 2-4 लाख रुपए तो खर्च किया ही होगा, तो रामदेव जी पर 3.5 लाख रुपए लग गया। और जो दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्रिमिनल है, उसको कहा कि तुम 1.5 लाख रुपए दो, जिसका कि 5 करोड़ रुपया, जिस दिल्ली पुलिस के टोटल लोगों का ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार से हर महीने 5 करोड़ रुपया है इनकम, उनको तो कहा 1.5 लाख रुपए दो। ये है आदमी की कीमत। और वहीं जब राहुल गांधी का केस, डिफेमेशन का केस चला, अब अवमानना का क्या कहते हैं उसको, डिफेमेशन, मानहानि का, तो उसमें कहा 10 लाख रुपए और आदमी की कीमत 5 लाख रुपए। और वो भी रामदेव जी पर, जिन्होंने 3 लाख रुपए पहले ही 3.5 लाख रुपए करीब खर्च कर दिए, उनको कहा 3.5 लाख रुपए दो। ये क्या है भाई? ये कैसे कानून है? इसी तरह से तेंदुलकर का एमपी बनना, राज्यसभा में नॉमिनेट होना बिना संविधान, मुझे लगता नहीं कि ये सही है, क्योंकि जो आर्टिकल 80 की भाषा है, हमारे अनुच्छेद 80 की संविधान की, उसकी भाषा के अनुसार तो केवल सोशल सर्विस वाले या विद्वान, कुछ जो राइटर, इस तरह लेखक, ये इस तरह के ही लोग ही राज्यसभा में जा सकते हैं। आपको संविधान, ये बहुत फार फेच्ड इंटरप्रिटेशन होगा, बहुत खींचातानी का इंटरप्रिटेशन कि स्पोर्ट्समैन का, स्पोर्ट्समैन के लिए उसमें अभी कोई प्रावधान नहीं है।
मेरे हिसाब से आपको अमेंडमेंट, अरे भाई आप ऑनेस्टली आओ ना, ईमानदार, उसको अमेंड कर देते, उसमें जोड़ देते उसको, और उसको राज्यसभा का मेंबर बना देते, उसमें कोई थोड़ी अपोजिशन होता। लेकिन आप संविधान का उल्लंघन कर करके बार बार और तब काम कर रहे हो, ये बात कुछ, क्योंकि देश के लोग मूर्ख हैं, तुम जानते हो कि देश के लोग मूर्ख हैं, ये तो अज्ञानी है इनको तो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये देश के लोग वो हैं जो कि वेदों को प्रवचन में सुनते हैं, जिनको रामायण महाभारत की सारी कहानियाँ, जिनको उपनिषद और गीता सब, इनको तो थोड़ा समझाने की बात थी। देश के लोगों को अंधकार में रखा, जानबूझ करके नहीं बताया गया। संविधान बताते तो शायद उनको डर था कि देश के लोग पता नहीं क्या करें, विप्लव न हो जाए, विरोध न कर लें, और वो आज कोर्ट कचहरी ज़्यादा वकीलों की संपत्ति बन गया, बात खत्म हो गई, मौज कर रहे हैं सब। जिस दिन इन लोगों को ये पता लगेगा कि देश की जनता इस संविधान को समझ गई है, देश की जनता इस संविधान को बदल सकती है, उसी दिन आप इस देश में राम राज्य से बिना संविधान बदले हुए, उसी दिन से आपको न्याय मिलना चालू। क्योंकि सबसे पहली कैजुअलिटी इस देश की न्यायपालिका, इस देश की न्याय व्यवस्था होगी जिस दिन ये संविधान बदलेगा, और सन 24 तक ही बदलना ही पड़ेगा। आप जब ये बताइए हमको कि आप कहते हो कि मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, तो जब इन्होंने कहा था अन्ना हजारे जी ने कि साहब लोकपाल में प्राइम मिनिस्टर होना, तुमने मना क्यों किया? इफ मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, व्हाई देन ही शुड नॉट बी कवर्ड बाय दैट जनपाल और लोकपाल एक्ट। जनपाल और लोकपाल में समझाने, ये अन्ना जी ही बता सकते हैं। जनपाल भी वही मतलब है, लोकपाल भी वही, जन और लोक का एक ही मतलब है, तो जनपाल कहो लोकपाल कहो, खैर एनीवे वो जन लोकपाल लोग कह रहे हैं, तो अन्ना जी के नाम से जन लोकपाल, तो क्यों? इसीलिए अन्ना जी फेल हुए। वो तो बार बार ये कहते हैं ना, लड़ते रहो भाई, क्लेश फले नहीं पुनर्नवता विधत्ते। बहुत अच्छा कालिदास जी ने लिखा जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी कि क्लेश फले नहीं पुनर्नवता विधत। भाई क्लेश आप लड़ाते रहो, सामने रिजल्ट अगर दिखाई नहीं देगा लोगों को कुछ होता हुआ, इसीलिए तो स्वतंत्रता संग्राम इतना लंबा लोगों ने लड़ा, क्योंकि हर बार में एक नई चीज़ दिखाई देती, उनको लगता था कुछ होने वाला, उनको बार बार लगता था बस अब स्वतंत्रता मिलने वाली, हर बार एक नई चीज़ होती थी, नए रेजोल्यूशन पास होते थे, नई क्रांति होती थी, नया एक आंदोलन तैयार होता था। अन्ना जी तो केवल भूख हड़ताल करो बैठ रहो, अपने भी उन्होंने मरते मरते ही बचे हैं। तो कब तक लोग लड़ेंगे जब तक सामने कुछ दिखाई नहीं देता। आज अन्ना जी आए, सामने आए, एक यही नहीं बल्कि उन्होंने आज इसके लिए लड़ो, दूसरी बात ये कह दी थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी जन लोकपाल के अंडर में रहो, यानी पूरा संविधान। बात तो वो हर इंटरव्यू में करते हैं, इस संविधान से हम क्रांति ला सकते हैं वोट से। अरे 65 साल में नहीं हुई क्रांति, अब क्या, और इस वोट से तो कभी नहीं, इस संविधान के अंतर्गत कभी नहीं होगी, इस जुडिशरी के रहते कभी नहीं हो सकती है, इन नेताओं के रहते कभी नहीं हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हो कि न्यायपालिका को भी जन लोकपाल के अंडर में रखो, तो ये तो पूरा, वो तो कांग्रेसी बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, इतना घबरा गए थे, उनको लगा भाग गए थे कई विदेश में, कोई बहाना, बीमारी का बहाना करके लोग विदेश भाग गए थे। अगर उनको ये डर था कि अगर ये जन लोकपाल बन गया और इंक्वायरी होगी तो फंसेंगे बुरी तरह से। अगर वो उस समय कानून बना देते और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, जुडिशरी को अगर जन लोकपाल के अंडर में रख देते, तो वो कानून दूसरे 6 महीने में कानून खत्म, 5-10 हाई कोर्टों में वो चैलेंज हो जाता और सुप्रीम कोर्ट में सीधे वापस आता, केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलाते, और 3 महीने में ही, क्योंकि उसमें जुडिशरी दांव पे लगी थी, इसलिए वो 3 महीने में ही डिसाइड हो जाता, और हमेशा हमेशा के लिए कोई कभी नाम लेने वाला नहीं होता, और 10 साल तक कांग्रेस और राज करती। लेकिन वो डर गए थे। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को, अरे जुडिशरी तो किसी भी व्यक्ति, किसी हाई कोर्ट को तो बहुत ही खैर बड़ी पावर है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल मीन्स अर्ध न्यायिक और न्यायिक कोई भी कोर्ट उनको तलब, उनके खिलाफ स्टे दे सकती है, इंजंक्शन दे सकती है, उसके खिलाफ अपील सुन सकती है। तो लोकपाल और वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ी हो जाएगा, संविधान के ऊपर थोड़ी हो जाएगा। संविधान संशोधन करने के आप बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ी, उससे तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का खत्म हो जाता अगर हम सुप्रीम कोर्ट को जन लोकपाल के नीचे रख। आप उसका तो एक प्रोसीजर, संविधान, उनको तो स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, पर वो ऐसा होना चाहिए। जो आज का आर्टिकल 124 है वो बहुत ही एम्बिगुअस है, जजों को निकालने का जो प्राविधान है धारा 124, वो तो बहुत एम्बिगुअस है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, उसका तो कुछ भी इंटरप्रिटेशन, भयंकर स्थिति में भी जज को निकाला नहीं, कभी महाभियोग लगेगा, लगता ही नहीं, यहाँ हिम्मत ही नहीं किसी की। ये तो जय हो बोलने वाले, क्यों, ये तो चाहते हैं केस लटके रहे सारे नेता, भ्रष्ट लोग, सारे माफिया यही चाहते हैं, सारे MLA MP, सारे नेता, सारे वो चाहते हैं
50 साल तक केस लट गए, हमारी ज़िंदगी की बात डिसाइड हो, मौज करते रहें, कोई सुनने वाला ना हो, कभी पनिशमेंट ही नहीं होगा, जय हो करते रहो। जुडिशरी को सुनने में मज़ा आ रहा है, इनको बोलने में, दोनों का काम चल रहा है। एक बड़े वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के ही, बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता। 2009 में IBN 7 वाले ने उनसे पूछा था कि साहब ये बताइए कि अगर ये हैंग पार्लियामेंट बनती है तो प्रधानमंत्री कैसे होगा, कैसे चुना जाए? तो उन्होंने जवाब दिया, आपसे सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े वकील, कि पार्लियामेंट चुनाव करेगी। अब बताइए आप साहब, ये हाल है इन वकीलों का। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि संविधान की स्थिति क्या है देश। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट चुनाव करेगी प्रधानमंत्री का, जबकि संविधान में लिखा है द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। कोई दूसरी व्यवस्था हो, ओनली इट इज़ द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। न तो लोकसभा केवल अविश्वास प्रस्ताव करेगी, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं। लेकिन उन्होंने कहाँ से कहा? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हुआ था ऐसा। हमारे देश के ये जब रमेश भंडारी थे, उस समय मुलायम सिंह शायद मुख्यमंत्री थे, रमेश भंडारी गवर्नर थे, उस समय उत्तर प्रदेश में ये भयंकर स्थिति हुई थी। और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, जो जगदम्बिका पाल जी हैं, आज बीजेपी में, जिंदगी भर कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, किसी एक पार्टी में, वो तब एक उम्मीदवार के रूप में खड़े किए गए थे। कुछ हुआ नहीं था, न वोटिंग हुआ, न वो कभी ये हुआ कि साहब वोटिंग गलत हुई या ये जीत रहे थे ज़बरदस्त, नहीं, खाली एक नाम उसला था। लेकिन हमारे देश के जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उनको डायस में बैठा दिया और उस जो विधानसभा को कहा गया आप वोटिंग करो। माने विधानसभा को वोटिंग करने के लिए, और श्री जगदम्बिका पाल जी को ऊपर बैठा दिया स्पीकर के साथ। दोनों जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो साथ में बैठे और आदेश दिया कि आप चुनाव करके तय करें। इसी के आधार पर उन्होंने, श्रीमान जी वकील साहब ने कहा कि पार्लियामेंट चुनाव करेगी नहीं। चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कोई कुछ दूसरा प्राविधान है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो जब वो चीफ मिनिस्टर को केवल अविश्वास प्रस्ताव होगा, चुनाव नहीं, चुनाव हो ही नहीं सकता है, न तो चीफ मिनिस्टर का न प्राइम। इट इज़ ओनली नो कॉन्फिडेंस वोट, जिस पर कि अगर किसके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया तो चीफ मिनिस्टर जाएगा या वो मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर जाएगा, लेकिन चुनाव नहीं होगा, चुनाव वो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से उन वकील साहब ने, जब JNU का केस हुआ, उन्हीं साहब ने कहा कि साहब हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबकी राष्ट्रीयता, देशभक्ति की हमारा, अरे वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो उससे भी बुरा हाल कर दिया आपने। पूरा चैप्टर ऐड कैसे किया? उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप ऐड कैसे कर सकते हो पूरा चैप्टर संविधान में? यू हैव नो पावर ऑफ एडिंग द चैप्टर, ओनली amending the provisions of the constitution, not adding the chapter। और आपने उसको तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से भी बदतर हाल किया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि केवल डायरेक्टिव आप कह रहे हो कि ये बंदिश नहीं है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, जनता कोर्ट में नहीं जा सकते, नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कि साहब हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो अगर वो नहीं हो सकते हैं तो ये जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कैसे हो जाएगी? ये भी ऑब्लिगेटरी हैं, ये कोई वो बंदिश नहीं है कि आपको करना ही करना है। तो ये वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ऐड करना। इसलिए इस पर ये कहना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर ऐड किया हुआ, ये भी बिल्कुल असंवैधानिक है।